स्टूडेंट, क्लास 11th में हमारा चल रहा था ट्रायल बैलेंस, जिसको हमने कल लगभग पूरा कर लिया था कि ट्रायल बैलेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। मैंने आपको एक जांच आपकी स्वयं जांची नंबर 1 का एक इलस्ट्रेशन था, उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको बताया। और सामान्यतः हम इस शेष विधि से ही अपना ट्रायल बैलेंस निर्मित करते हैं और उसका योग लगाते हैं। अगर योग दोनों तरफ से इक्वल आता है, बराबर आता है, तो हम सामान्यतः सोच लेते हैं कि तलपट बन गया है। आपकी पुस्तक में पीछे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप कोशिश करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ के 2-3 प्रश्न अवश्य रूप से कॉपी में करें। आपको इतना कहने पर भी बच्चों ने होमवर्क सेंड नहीं किया है, प्लीज़ होमवर्क सेंड करें। आप लोग करके मुझे क्वेश्चन आंसर्स दिखाएं। आज हम इसी का सेकंड पार्ट जो लेसन का है वो अशुद्धियों का शोधन यानी अशुद्धियों के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया जब तलपट के योग का मिलान नहीं होता है तो माना जाता है कि किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि तलपट में या खाता बही में जनरल प्रविष्टियाँ करते समय सैद्धांतिक हो सकती है कि हमने सही से एंट्रीज नहीं की, या एंट्रीज की है तो उसकी खाता बही में खतौनी ठीक से नहीं की, या खतौनी सही की है तो हमने संख्याएँ गलत लिख दी हैं, या संख्याओं का योग लगाते समय हमसे कोई कमी रह गई। तो ऐसी त्रुटियाँ होने की वजह से क्या होता है, हम गणितीय शुद्धता जाँचने के लिए जब तलपट बनाते हैं तो उसके योग का मिलान नहीं होता है, और ऐसी अशुद्धियाँ जो होती हैं वह हमारे यहाँ सही फाइनल अकाउंट्स को बनने नहीं देती है। तो गलतियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, जो जैसे कि है इस नाम जमा करने की है, सहायक बहियों के योग लगाने में है, खतौनी करने में है, या तलपट के अंदर कोई शेष लिखने से रहने से है, या गणना करने में कोई त्रुटि हो रही है तो गलत पक्ष में लिखने की वजह से। तो ऐसी अशुद्धियों का हमने वर्गीकरण किया है। प्रकृति के आधार पर हम अशुद्धियों का 4 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। पहला होता है लेख संबंधी, दूसरी होती है लोप अशुद्धियाँ, तीसरा होती है क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, और चौथी होती है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। जैसे कि आपकी पुस्तक में दिया गया है हम उसके अनुसार ही चल रहे हैं बच्चों, है ना। ठीक है, तो आपको सबसे पहली अशुद्धि हम आज बताने जा रहे हैं जिसका नाम है लेख संबंधी अशुद्धियाँ। ऐसी अशुद्धियाँ क्या होती है जो लेन देनों की खाता बही में गलत खतौनी करने से होती हैं, या खातों के गलत योग लगने से कि हम जब जोड़ लगा रहे होते हैं तो जोड़ गलत लग गया है, या शेष निकालते समय गलत शेष हो गया है, या सहायक बहियों के गलत योग लगाने से हो गई है, या प्रारंभिक लेखा पुस्तक के गलत अभिलेखन आदि से होती है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर कि राजहंस ट्रेडर्स ने प्रीतपाल ट्रेडर्स को 25,000 रुपये का भुगतान करा। तो एंट्री हमने प्रीतपाल ने पैसा प्राप्त किया है, तो इस लेन देन का क्या है, हम प्रीतपाल को देंगे, पाने वाला प्रीतपाल है, तो एंट्री होनी चाहिए थी प्रीतपाल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। हमने क्या किया, इस लेन देन का रोकड़ बही में तो सही अभिलेखन कर दिया, परंतु जब खाता बही में खतौनी करते समय प्रीतपाल ट्रेडर्स के खाते में केवल जो 25,000 लिखने थे उसकी जगह हमने 2,500 रुपये ही क्रेडिट किए। तो ये जो अशुद्धि है, इस अशुद्धि को हम कहते हैं लेख अशुद्धि। परिभाषा के अनुसार यह अशुद्धि लिपि अशुद्धि है, और ऐसी अशुद्धियाँ तलपट में प्रतिबिंबित होती है। ठीक है, दूसरी होती है आपकी लोप अशुद्धि। लोप अशुद्धि प्रारंभिक लेखे की बहियों में अभिलेखन करते समय अथवा खाता बही के अंदर जो हम पोस्टिंग करते हैं उस समय हो जाती है। ये 2 प्रकार की होती है, जो होती है पहली पूर्ण लोप विधि। पूर्ण लोप अशुद्धि का मतलब होता है कि ऐसी अशुद्धि जब हम लेन देन करते हैं तो हम उसको पुस्तकों में पूरी तरह से ही लिखने से रह जाती है, जिसे मतलब हम उसका कोई भी विवरण हमारी पुस्तक में नहीं लिखते हैं, तो ऐसी अशुद्धि पूर्ण लोप की अशुद्धि मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि मोहन को दी गई 10,000 रुपये की उधार विक्रय की प्रविष्टि को विक्रय बही में लिखा ही नहीं गया। जब एक लेन देन की प्रविष्टि बहियों में होने से आंशिक रूप से रह जाती है, मतलब 10,000 की जगह आधा लिख दिया, तो ऐसी अशुद्धि जो होती है वो कहलाती है आंशिक लोप की अशुद्धि। उपरोक्त उदाहरण में उधार विक्रय की प्रविष्टि विक्रय बही में तो हो जाती है, परंतु विक्रय बही में खतौनी मोहन के खाते में नहीं हो पाती। यानी आपने विक्रय बही में तो लिख दिया, तो विक्रय बही में तो 10,000 का योग आ रहा है, लेकिन मोहन के खाते में भी तो लिखनी थी हमको, तो मोहन के खाते में हम लिखने से रह गए। तो ऐसी अशुद्धि जो दोनों में लिखनी थी पर एक में लिखी और एक में नहीं लिखी, तो उसको बोलते हैं आंशिक लोप की अशुद्धि। फिर आती है हमारी तीसरी अशुद्धि, जिसे हम बोलते हैं सैद्धांतिक अशुद्धि। आप सभी जानते हैं कि लेखांकन प्रविष्टियां सामान्यतः दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांतों पर अभिलेखित की जाती हैं।
यदि इन सिद्धांतों में से किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है या उसका अनदेखा किया गया है तो इससे जो अशुद्धि हमारी पुस्तकों में होती है उस अशुद्धि को हम बोलते हैं सिद्धांतों की अशुद्धि। अगर सामान्य भाषा में बोलें तो सैद्धांतिक अशुद्धि सिद्धांतों की अवहेलना करने से होती है। अगर इस तरह की अवहेलना से जो अशुद्धि होती है वह सैद्धांतिक अशुद्धि कहलाती है। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ सामान्यतः पूंजीगत व आयगत रूप में व्ययों और प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण के कारण हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी हम आपको बताते हैं कि पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं और आयगत प्राप्तियाँ मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि क्या होती हैं। जब हम किसी भी संपत्ति का क्रय करते हैं तो जैसे हमने मशीन खरीदी 43,000 रुपये की और 2,000 रुपये हमें उसने लाने पे और उसको लगाने में खर्च किया, तो ये जो हमने मजदूरी चुकाई और उसको एस्टिब्लिशमेंट में स्थापना का जो खर्चा किया, कहने को तो ये व्यय है पर ये पूंजीगत व्यय है क्योंकि अभी संपत्ति आकर हमें प्रयोग में लेना प्रारंभ नहीं किया है। जब हम संपत्ति क्रय करते हैं उसे अपने यहाँ लाकर एस्टिब्लिश करते हैं तब तक के जितने भी खर्चे होते हैं वह उसकी मूल लागत में जुड़ जाते हैं और ऐसे खर्चे ना मानकर पूंजीगत खर्चे माने जाते हैं अर्थात संपत्ति के मूल्य में जुड़ते हैं। अगर हम इसको वेजेस मानकर उसका ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये सिद्धांतों की अवहेलना है, इसको आयगत नहीं मान सकते हैं हम। आयगत खर्चे जब प्रयोग में ले रही वस्तुएं होती है और उस पर हम खर्च करते हैं तो हम वो आयगत खर्चा होता है। तो ऐसी सैद्धांतिक गलतियों से जो अशुद्धियाँ हो जाती है तो इसको हम कहते हैं सैद्धांतिक गलती। यहाँ पर यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इनका प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता है, इसके फलस्वरूप आय और परिसंपत्तियाँ और देयता आदि कम या अधिक मूल्य पर अपलिखित हो जाती है। उदाहरण के लिए रहे कि एक भवन के विस्तार पर व्यय की राशि को पूंजीगत व्यय राशि माना जाना चाहिए और परिसंपत्ति खाते में बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। इसके स्थान पर यदि हम उसे मेंटेनेंस का खर्चा मानकर रखरखाव या मरम्मत खाते के नाम पक्ष में लिख देते हैं तो ये क्या बन जाती है, आयगत व्यय बन जाती है। इस प्रकार ये सैद्धांतिक अशुद्धि है। इस प्रकार से यदि किसी भी मशीन को उधार क्रय किया जाता है तो उसका अभिलेखन मूल रोजनामचा के स्थान पर क्रय बही में कर दिया जाए। मशीन खरीदिए, परिसंपत्ति खरीदते हैं तो परिसंपत्ति का खाता डेबिट होता है, लेकिन हम उसको अगर क्रय मानकर क्रय खाते में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, सैद्धांतिक गलती होगी। या फिर जैसे मकान मालिक को हम किराया चुकाते हैं तो रेंट अकाउंट डीआर होना चाहिए, लेकिन हम तो अगर चलते हैं व्यक्तिगत खाता मानते हैं कि राम को किराया चुकाया तो हम राम अकाउंट डीआर करेंगे, तो ये गलत है। उसे रोकड़ बही में मकान मालिक के भुगतान के रूप में अभिलेखन करेंगे तो ये भी क्या कहलाएगी, सैद्धांतिक अशुद्धि कहलाती है। ये अशुद्धियाँ तलपट को प्रभावित नहीं करती है क्योंकि रेंट अकाउंट को डीआर करेंगे तो भी अमाउंट डीआर साइड में जाएगा तलपट के, और रामलाल को करेंगे तो रामलाल अकाउंट डीआर होगा तो रामलाल का अकाउंट डीआर। तो कहने का मतलब है 1,000 रुपये किराए के चुकाए, लिख तो दिए गए, तलपट में योग आ गया तो योग तो मिल जाएगा, लेकिन ये क्या है, दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांतों की अवहेलना के अगेंस्ट में किया गया। तो ऐसी अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो आती है क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। जब दो या दो से अधिक अशुद्धियाँ इस प्रकार से होती है कि उनका प्रभाव खातों के नाम पक्ष यानी डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष पर नहीं पड़ता है तो ऐसी अशुद्धियाँ क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहलाती है। ऐसी अशुद्धियाँ तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं डालती। मान लीजिए हमने क्रय बही का जोड़ 10,000 रुपये अधिक लगाया और परिणाम स्वरूप क्रय खाते का नाम पक्ष 10,000 रुपये से अधिक लिख दिया और विक्रय बही का योग 10,000 रुपये कम लगाया और विक्रय वापसी के नाम का 10,000 रुपये कम लिख दिया। तो ये दो ऐसी अशुद्धियाँ हैं जो एक दूसरे के प्रभाव की पूर्ति करती है। मतलब आपने एक तरफ ज़्यादा लगाया, दूसरी तरफ कम लगा दिया, तो एक की क्षतिपूर्ति दूसरी गलती ने कर दी, तो आपका क्या हुआ, दोनों तरफ का योग तो बराबर हो गया, लेकिन वास्तव में क्या हुई, गलती हुई। तो एक का आधिक्य दूसरे के घाटों को यहाँ पर क्षतिपूर्ति के रूप में पूरा करता है, तो अशुद्धि का प्रभाव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तलपट का योग मिल जाता है। लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ, ये अशुद्धि, ऐसी अशुद्धियाँ जो एक दूसरे के घाटे को पूरा कर देती है, यानी एक दूसरे की क्षतिपूर्ति कर देती है, तो ऐसी अशुद्धियाँ क्या कहलाती है, क्षतिपूरक अशुद्धि कहलाती है, जो तलपट के योग को तो प्रभावित नहीं करती लेकिन वास्तव में ये गलत हुई होती हैं, जो कि आने वाले समय में हमारे वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार से आज हमने ये 4 प्रकार की अशुद्धियों के बारे में बच्चों पढ़ा है।
आप सभी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इन अशुद्धियों का संशोधन यानी शोधन रेक्टिफिकेशन किस तरह से किया जाता है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप सभी एक थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के प्रकार, अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती है, सैद्धांतिक अशुद्धि क्या होती है, क्षतिपूरक अशुद्धि क्या होती है, ये सब मुझे आप कॉपी में लिखकर